नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा करंट अफेयर्स। जैसे आपसे चर्चा हुई थी कमिंग सून करंट अफेयर्स विविध परीक्षाओं के लिए, चाहे वो IAS की परीक्षा हो, PCS की परीक्षा हो, UPSSC हो जिसे आप UPPET के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश राजकीय प्रवक्ता की परीक्षा हो या कोई भी एक दिवसीय परीक्षाएं हों जिसमें करंट अफेयर्स आते हों, उन सब के दृष्टिकोण से इस प्रकार से आपको करंट अफेयर्स बताया जाएगा कि लाभकारी हों। ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके यहाँ आपके मन में एक संदेह बना हुआ है कि सर कब से करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लिया जाए, नोट्स कैसे बनाए जाएं। पत्रिकाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन पत्रिकाओं से महत्वपूर्ण टॉपिक को कैसे चुने, कैसे छाटें, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, उन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा आज हमें करनी है। इसके साथ ही साथ कुछ बातों पर भी चर्चा कर लेनी, कुछ पढ़ा भी देना है। जैसे आप जानते हैं कि 6 से लेकर 8 महीने तक करंट अफेयर्स हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। इससे लगभग 90% करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। कभी कभी कुछ करंट अफेयर्स पीछे की भी पूछ लेते हैं, काफ़ी पीछे से पूछ लेते हैं, तो बहुत बड़ा इशू नहीं होता। 1-2 प्रश्न पूछ लेंगे तो इसके लिए आपको कई साल की पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जनरली जो हम 8 महीने 7 महीने कवर कराएंगे तो उन्हीं को आप देखेंगे, उससे एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा। 30-35 प्रश्न आपके IAS में आता है करंट अफेयर्स से, PCS में भी ऐसे ही, आदर्श परीक्षाओं में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों ध्यान दें, तो अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे, दैनिक होगा कि साप्ताहिक होगा। ना तो ये दैनिक होगा ना तो साप्ताहिक होगा। ध्यान देंगे कि ये जो मासिक पत्रिकाओं से, जो मासिक पत्रिकाएं आती हैं तो उन्हीं से ये कि इसका कलेक्शन किया गया होगा, तो वही आपको डे बाय डे प्रतिदिन पढ़ाया जाएगा। और एग्ज़ाम के पूर्व संध्या या आप ऐसे कहें एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक करंट अफेयर्स हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे, आप देखते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आज का जो टॉपिक करंट अफेयर्स है दिसंबर माह की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से, उन घटनाओं में एक टॉपिक आपके यहाँ आता है निश्चित चर्चित व्यक्तित्व से प्रश्न आते हैं, पुरस्कार से प्रश्न आते हैं, खेल से, विविध सेक्टर से प्रश्न आते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से भी प्रश्न आपके यहाँ आते रहते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करना है और यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे उस पर चर्चा कर लेनी है। क्योंकि अभी से लेकर 8 महीने तक कवर करेंगे तो एक प्रश्न आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। प्रश्नों के आधार पर वो अगले प्रश्न की प्रासंगिकता घटती और बढ़ती जाएगी। जिस स्तर से प्रश्न आएंगे उस स्तर से हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है, कापी और पेन उठा लें और कापी पेन उठा के आप इनको नोट भी करते जाएं। जैसे हम चर्चा करें उसको देखते जाएं, डे बाय डे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है, आपका प्यार और स्नेह मिलता रहे, आप देखते रहें, लाइक कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि लाइक कमेंट ही हमारे ऊर्जा का एक माध्यम होता है। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। कुछ पर्सनालिटी में एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी आपके लिए है जिसका नाम है गीतांजलि राव। गीतांजलि राव पहली किड्स ऑफ द ईयर। गीतांजलि राव को टाइम पत्रिका ने पहली किड्स ऑफ द ईयर चुना हुआ है। ध्यान रखेंगे, पहले किड्स ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका ने चुना है। इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर ली जाएं। ये 15 वर्षीय भारतीय मूल की, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कूट से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे जैसे परीक्षा का स्वरूप होगा, छोटी परीक्षाएं होंगी तो वो पूछ लेगा कि पहले किड्स ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका ने किसे घोषित किया। और बड़ी परीक्षा होगी, जैसे IAS की परीक्षा हुआ, PCS की परीक्षा हुआ, तो इसमें कूट से भी प्रश्न पूछ लेंगे कि गीतांजलि राव के संबंध में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, या निम्नलिखित कूट में से क्या सत्य या असत्य है। कई प्रकार से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, प्राय ऐसे ही प्रश्न बनते हैं विविध तरीके से। जैसे आप इनको पढ़ेंगे, इसके बाद इसका PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जब एग्ज़ाम की पूर्व संध्या होगी, एग्ज़ाम करीब आ जाएगा, तो 200-400 प्रश्नों का रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो देखा जाए तो गीतांजलि राव एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं और यहाँ से निश्चित ही ये प्रश्न बनने वाला है अभी आज के डेट में। चूँकि जैसे हमने आपसे चर्चा किया हुआ है कि अगले प्रश्न के हिसाब से जो आपका अगला प्रश्न होगा, कोई प्रश्न आ जाएगा तो पिछले प्रश्न की प्रासंगिकता घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि शख्सियत यहीं से लेने हैं।
बाहर से कोई शख्सियत लेना नहीं है। तो इस हिसाब से एक प्रश्न के आधार पर दूसरे प्रश्न की प्रासंगिकता घटे बढ़ेगी, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान ये दें, अभी से लेकर एग्जाम के पहले तक जब तक हम पढ़ाएं उसको आप देखते रहिएगा, उसको नोट करते जाइएगा। आइए देखें, गीतांजलि राव ये पहली किड्स ऑफ द ईयर हैं, इन्हें टाइम पत्रिका ने चुना है। पहली किड्स ऑफ द ईयर अमेरिका की एक प्रसिद्ध पत्रिका है टाइम पत्रिका, ये पहली किड्स ऑफ द ईयर पहली बार चयन किया गया है। और गीतांजलि राव के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बातें और दो चार हैं जिनको जान लेने की ज़रूरत है। पहली बात है कि 15 वर्षीय भारतीय मूल की, सबसे कम या 15 वर्षीय भारतीय मूल की अमेरिकी कोलोराडो प्रांत की युवा वैज्ञानिक हैं। कौन हैं? युवा वैज्ञानिक हैं। इन्होंने विविध सेक्टर में शोध किया हुआ, शोध का विषय इनके है तो पेयजल से लेकर नशा की लत, अफीम, नशा की लत के साथ साथ साइबर बुलिंग जैसे मुद्दों पर भी कार्य इन्होंने किया है। प्रश्न उठता है कि नशा तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, उसके बाद पेयजल भी एक प्रकार की समस्या लोगों को जहन में बना हुआ है। बुलिंग, साइबर बुलिंग क्या है? तो जैसे आप जानते हैं साइबर के क्षेत्र में, ऑनलाइन क्षेत्र में गाली गुप्ता इस तरह से वेजिंग जैसे सिस्टम है, तो उसके लिए साइबर बुलिंग का प्रयोग किया जाता है भद्दे शब्दों के लिए। तो इन्होंने 2 ऐप बनाए हुए हैं। जो महत्वपूर्ण बात यह है, पहला ऐप है काइंडली नामक ऐप बनाया हुआ है। इसके माध्यम से साइबर बुलिंग पर रोकथाम की बात की गई है। साइबर बुलिंग के पहले ही, ध्यान रखेंगे, पहले ही जानकारी हो जाएगी कि कौन साइबर बुलिंग आपके साथ कर रहा है या कौन इस तरह से भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। दूसरा ऐप इनका है टेथीस नामक एक ऐप बना है जो जल प्रदूषण में सीसा जैसे प्रदूषक का पता लगाएगा। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। पहला किड्स ऑफ द ईयर अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न आएगा तो उसकी भी प्रासंगिकता घटती बढ़ती जाएगी। यहाँ से पूछा जा सकता कहाँ की हैं, तो अमेरिका की हैं, कोलोराडो की हैं, भारतीय मूल की हैं, ठीक है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी के बारे में जान लें। सुगाथा कुमारी के बारे में सबसे पहले तो पूछेंगे सुगाथा कुमारी हैं कौन। पहला प्रश्न छोटी परीक्षाओं में, सुगाथा कुमारी हैं कौन? तो सुगाथा कुमारी के संबंध में बातें आती हैं तो ये एक मलयालम कवयित्री हैं। कौन है? मलयालम कवयित्री हैं, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्त्री भी हैं, समाज क्या कहते हैं, सेविका भी हैं। तो अब इनके संबंध में बातें जो हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ। हाल ही का निधन का मतलब है 23 दिसंबर 2020 को 86 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा कि दिसंबर माह की घटना कवर की जा रही है। छोटे छोटे स्टेप हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब इनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत 1957 से कलम नाम से इन्होंने शुरुआत की, कोई रचना रही होगी। और इनका पहली कविता संग्रह पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनकी पहली कविता संग्रह है मुथु चीपी है। और 1970 के दशक में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1970 के दशक में केरल के साइलेंट वैली के संरक्षण के लिए सेफ साइलेंट वैली जैसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन इन्होंने चलाया था। और इसी आधार पर आप इनको देखते हैं कि ये पर्यावरणविद भी हैं या पर्यावरण, ठीक है। तो केरल सेफ साइलेंट वैली नामक आंदोलन चलाया था। अब इसके साथ साथ जो अगला कूट में प्रश्न बनेगा सेफ साइलेंट वैली आंदोलन किसने चलाया था, या सुगाथा कुमारी किससे, इनकी संबद्धता किससे है, ये सारे प्रश्न बनेंगे। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि 2006 में इन्हें पद्मश्री और 2013 में इन्हें सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। 2013 में जब इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है तो इनकी कविता संग्रह थी मनाले झुथू, जिसको द राइटिंग ऑन द सैंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगली शख्सियत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के दृष्टिकोण से, मध्य प्रदेश पीसीएस के दृष्टिकोण से, छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान के पीसीएस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। मोतीलाल वोरा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता थे, ध्यान रखने की जरूरत है। मोतीलाल वोरा कांग्रेसी नेता थे। मैंने बताया एक स्टेट नहीं, 2 स्टेट नहीं, अपितु 4 स्टेट के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बनता है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश देते हैं
उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से अलग से प्रश्न बन जाएगा। IAS देते हैं तो सपोज वहां से प्रश्न बनता है तो कोर्ट में प्रश्न बन जाएगा। आइए देखते हैं मोतीलाल वोरा के बारे में। मोतीलाल वोरा जी का निधन 21 दिसंबर 1993 की अवस्था में हो गया। ये राजस्थान के नागौर के रहने वाले थे। इनका जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ था। तो इनके संबंध बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मुख्य बात वो है उसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। जिसमें 1985 से 1988 के बीच में पहली बार और पुनर्बहाली 1989 में हुआ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ से डेट भी पूछे जा सकते हैं, कितने बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ये भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ राजीव गांधी के कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, ये भी कूट के प्रश्न बन सकते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। तो अगला यहीं से इन्हीं के संबंध में महत्वपूर्ण बात है, 1993 से लेके 1996 के बीच में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी मोतीलाल वोरा जी रहे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। अगला इसी में है, अप्रैल 20 तक 4 बार छत्तीसगढ़ से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था। इस प्रकार से यहाँ 4 बिंदु आपको दिखाई पड़े हैं। 2 बार MP मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, राजीव गांधी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के गवर्नर के साथ साथ छत्तीसगढ़ का 4 बार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इन्होंने किया हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शख्सियत हैं, एक करीमा बलूच का नाम सुने होंगे आप लोग। करीमा बलूच को करीमा मेहराब के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, करीमा बलूच 37 वर्षीय पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री थी। इन्होंने पाकिस्तान से बलूचों को स्वतंत्र करने के लिए जैसे अभियान, विशेष अभियान चलाया हुआ था। इनके संबंध महत्वपूर्ण बात क्या है, इस समय प्रासंगिकता चर्चा में क्यों आई है? इस समय चर्चा में आने का कारण है 20 दिसंबर को कनाडा के टोरंटो में ये संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई हैं। ठीक है, संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई हैं, क्योंकि ये काफ़ी इनके बागी तेवर रहे। ठीक है, इसके साथ साथ इनके संबंध में मृत पाई गई हैं। कनाडा में इस समय वो शरणार्थी जीवन बिता रही थी और इनके संबंध में बहुत सारी बातें हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, BBC की 100 प्रेरणादायक एवं शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इन्हें 2016 में शामिल किया गया था। दोस्तों, इस प्रकार से इनके संबंध में महत्वपूर्ण बात है। कहाँ की थी, कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। कहाँ की थी, क्या थी, कहाँ मृत पाई गई, बहुत सारी बातें। तो अब अगला प्रश्न है, मंगलेश हाल ही में निधन हुआ है। हिंदी के कवि एवं साहित्यकार, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, तो 9 दिसंबर 2020 को 72 वर्ष की अवस्था में एम्स नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। इनके संबंध में इनकी कविता बहुत पूछा जाता है। इनके कविता संग्रह 5 कविताओं का संग्रह है। उत्तराखंड PCS के दृष्टिकोण से यह प्रश्न अतिशय महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ कई बार पूछा गया है उत्तराखंड PCS में कमीशन में, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल जी का है। और घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ये जैसे इनके महत्वपूर्ण कविता संग्रहों के संकलन है। ध्यान रखेंगे। तो उत्तराखंड का है तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश से होंगे, कुछ मध्य प्रदेश से होंगे, छत्तीसगढ़ से होंगे, कुछ ऑल ओवर हिंदी भाषी क्षेत्र के होंगे। तो जिसके स्तर का जो प्रश्न होगा उन प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग कि थोड़े थोड़े ही सही, थोड़े थोड़े धारो पत्रिकाओं में 10, 20, 20, 5, 5, 2, 2, 4, 4 पर्सनालिटी मिलेंगे। 8, 10 पत्रिकाओं का जब अवलोकन होगा, अध्ययन होगा, 8, 10 महीने का करंट अफेयर्स आप कवर करेंगे तो सैकड़ों शख्सियत हो जाएंगे। आपके दिमाग में आएगा 5 शख्सियत या 10 शख्सियत। 5 शख्सियत 10 शख्सियत नहीं है, बल्कि 5-10 प्रश्न हैं। जब सैकड़ों प्रश्नों का कलेक्शन होगा, फिर मैं आपको बता दूं, जब सैकड़ों प्रश्न पढ़ ले जाएंगे, हजारों प्रश्न पढ़ ले जाएंगे, तो उसमें से भी क्रीम प्रश्न निकालने की कोशिश की जाएगी, कौन से टॉप मोस्ट के प्रश्न हैं। तब वहाँ गेस, टॉप मोस्ट के प्रश्नों का गेस किया जाए। अभी तो गेस हो ही रहा है ना। इसके बाद एकदम शार्ट नोट्स फिर आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं ना, आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग देखते रहें, इससे लाभान्वित होते रहें।
और हाँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आइए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है महाशय धर्मपाल गुलाटी। महाशय धर्मपाल गुलाटी का नाम सुने होंगे आप लोग। महाशय धर्मपाल गुलाटी एमडीएच मसाले के मालिक रहे, स्वामी रहे, ऑनर रहे। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको ओल्ड मैन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। इनके संबंध में ओल्ड मैन ऑफ स्पाइसेस 3 दिसंबर 2020 को 97 की अवस्था में 97 की उम्र की अवस्था में इनका निधन हो गया। ये दुनिया के सबसे उम्र दराज एड स्टार है। पूछा जा सकता है सबसे उम्र दराज एड स्टार कौन है? महाशय धर्मदास गुलाटी, एमडीएच के मालिक, स्पाइसेस, ओल्ड मैन ऑफ स्पाइसेस। 2009 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से दोस्तों ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के साथ साथ आइए कुछ पुरस्कारों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार हैं इस महीने या दिसंबर महीने के। आगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा अगले महीने के करंट अफेयर्स में जो पुरस्कार चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये वीडियो में कवर नहीं होगा, छोटे छोटे बहुत सारे वीडियो बनेंगे। आइए देखें, अब पुरस्कार सम्मान की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना हमने आपको पढ़ाया हुआ है, एक प्रश्न है टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2020। ध्यान रखेंगे दोस्तों, टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन, किसे चुने जाने की घोषणा की गई है? तो 2020 अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जो बिडेन एवं कमला हैरिस को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई। कमला हैरिस और जो बिडेन को। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। और यहीं पर एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कमला हैरिस अमेरिका के किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और किस पार्टी से हैं? 2 प्रश्न बन सकते हैं। वैसे इनके संबंध में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन अभी तक टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर, इधर आपने देखा था पर्सन ऑफ द किड्स, पहली बार है इसलिए महत्वपूर्ण है, पहली बार है इसलिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ इनको दिया गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। इसमें भी एक ऐसी शख्सियत है कमला हैरिस जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी हैं और भारतीय मूल के भी हैं, इसलिए इस प्रश्न, ये भी भारतीय मूल के हैं, इसलिए इसकी प्रासंगिकता और इसकी प्रासंगिकता गीतांजलि राव की प्रासंगिकता सेम दिखाई पड़ रही है। तो अब अगर यहीं से फिर अगला पर्सन ऑफ द टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर जो बिडेन और कमला हैरिस को संयुक्त रूप से, ये 2020 का फिर यहीं से प्रश्न उठता है। सपोज कभी पीछे जाते हैं तो ये वो है पर्सन ऑफ द ईयर 2020 टाइम पत्रिका का किसे चुना गया? ग्रेटा थर्नबर्ग हैं, स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं। इन्हें भी सबसे कम उम्र में उस समय पर्यावरण पुरस्कार टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया था, बहुत सारी बातें। तो ध्यान रखेंगे, अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये भी किसी मामले में महत्वपूर्ण है, किसी मामले में परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 से दिया जा रहा है। आइए देखते हैं किसे दिया गया है, क्यों दिया गया है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। हेल्प्स इंडिया को, ये एक संस्था है, संस्था हेल्प इंडिया, जो वृद्धों वंचितों के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, कई 4 साल से कार्य कर रहा है। 4 दशकों में से वृद्धों की सेवा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार इस संस्था को दिया गया है। ध्यान देने की जरूरत है, इस पुरस्कार के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है, अभी तक जो भी इनका इतिहास रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, 1992 में व्यक्तिगत तौर पर JRD टाटा को, ध्यान रखेंगे, JRD टाटा को आज के 28 साल पहले व्यक्तिगत तौर पर यह पुरस्कार दिया गया और संस्था के तौर पर हेल्प्स इंडिया को यह पुरस्कार दिया गया है। दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, कूट में भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। आइए और देखें, लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार 2020। लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार 2020 ये अमेरिका का है।
ये किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है। तो इस वर्ष का पुरस्कार 3 शख्सियत को दिया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है यह पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शायद हमने पूर्व कह दिया, ध्यान रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। पूर्व शिंजो आबे हैं और बाकी दोनों वर्तमान में हैं। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण पुरस्कार और है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। लगातार 2 सालों से 2020 की घटना है, लगातार 2 सालों से भारतीय इस्पात प्राधिकरण को दिया गया है। 2 सालों से स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो लगातार 2 साल से यह दिया जाता है किसी उद्योग जगत में पर्यावरण का समावेशी प्रबंधन करने के लिए, पर्यावरण का समुचित प्रबंधन करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो आज के जो टॉपिक रहे यहाँ से कम 10-20 प्रश्न आपके लिए बन रहे हैं, अतिशय महत्वपूर्ण। इनका नोट्स भी बनाते जाइएगा। कल इसी के आगे हम फिर बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।